सालों पहले हरियाणा के एक ज़िले भिवानी में जाना हुआ था मेरा। और वहाँ पर शादी हो रही थी जो कि थी 8 वचन की शादी, जिसमें जो 8वां वचन लिया जा रहा था वो लिया जा रहा था कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए। और ये जो कोशिश करवा रही थी वो करवा रही थी रेड क्रॉस संस्था करवा रही थी। ऐसी सिचुएशन इसलिए आई क्योंकि उस ज़िले में जब भी पता होता था कि किसी महिला के गर्भ में कन्या है तो उसका भ्रूण हत्या करवा दिया जाता था, यानी कि गर्भपात या मिसकैरेज करवा दिया जाता था। मैंने आपको ये स्टोरी इसलिए बताई क्योंकि आज का टॉपिक इसी से रिलेटेड है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ऑडियो क्लास। और आईपीसी इंडियन पेनल कोड का सेकंड सेमेस्टर का जो टॉपिक है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, उसका एक सब टॉपिक है गर्भपात, मिसकैरेज। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑफ द कॉजिंग ऑफ मिसकैरेज यानी गर्भ पारित करने, ऑफ द इंजरीज टू अनबॉर्न चिल्ड्रन अज्ञात शिशुओं को क्षतिकारित करने, ऑफ द एक्सपोश्योर ऑफ इन्फेंट शिशुओं को आरक्षित छोड़ने, एंड ऑफ द कंसीलमेंट ऑफ बर्थ और जन्म छिपाने। तो जब भी हम आईपीसी या लॉ ऑफ क्राइम का कोई भी आंसर राइट करते हैं या उसे समझने की कोशिश करते हैं तो हमें सबसे पहले जानना पड़ता है कि आईपीसी के किस धारा में इसकी व्याख्या की गई है। तो आपको पहुंचना है धारा 312 312 में। इसमें गर्भपात कारित करना को डिफाइन किया गया है। तो कोई भी स्त्री जो गर्भवती है वो अगर अपनी इच्छा से गर्भपात करवाती है, यदि गर्भपात उस स्त्री का जीवन बचाने के लिए सद्भावपूर्वक कारित ना किया गया हो, तो सिर्फ जिसने गर्भपात करवाया वो ही नहीं बल्कि वो महिला जिसकी इच्छा से गर्भपात हुआ है उसका, वो भी 3 वर्ष के लिए उसको सज़ा होगी, जुर्माना होगा, दोनों को ही दंड दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि स्त्री जो है स्वयं अपना गर्भपात कारित करवा रही है, इसलिए वो भी दंड की भागी होगी। ये किस में लिखा गया है? धारा 312 में। अब आप इसके हिसाब से समझ सकते हैं कि इसके 2 क्लॉज होते हैं, एक तो गर्भवती स्त्री की सहमति से और दूसरा उसकी सहमति के बिना। अब गर्भवती स्त्री की सहमति से अगर गर्भ पारित होता है, इसका फर्स्ट एलिमेंट है। इसमें आप एक केस लिखिएगा। मद्रास उच्च न्यायालय के पास एक केस आया जिसमें गर्भपात कारित करने के लिए दोष से एक स्त्री को मुक्त कर दिया गया। क्यों मुक्त किया गया? जबकि 312 में तो दिया हुआ है कि अगर स्त्री की सहमति से हो रहा है और उसकी जीवन बचाने के उद्देश्य से नहीं किया जा रहा है तो फिर उसको सज़ा मिलेगी। एक्चुअली हुआ ये कि उसमें कहा गया कि उसकी दोष मुक्ति का कारण ये था कि उसे गर्भ धारण किए हुए केवल 1 महीना ही हुआ था और उसके गर्भाशय में कोई भी चीज़ नहीं थी, कोई शिशु नहीं था, वो शिशु की संज्ञा नहीं दी जा सकती है, इसलिए उसको दोष मुक्ति कहा गया। और उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि दोष मुक्ति विधि संगत नहीं है। बेसिकली गर्भपात समझने से पहले गर्भ क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो गर्भपात का अर्थ है भ्रूण या शिशु का गर्भाशय से गर्भावस्था पूर्ण किए बिना अकालिक मतलब समय से पहले उसको निकाल देना। ये हमेशा अनैसर्गिक होता है, जबकि शिशु जन्म नैसर्गिक होता है, नेचुरली होता है। यह हालांकि कभी कभी शिशु जन्म से भी ऑपरेशन या अन्य तरीके से निकाला जाता है। तो गर्भवती होने का मतलब क्या है? गर्भ धारण करने का अर्थ है गर्भवती स्त्री द्वारा एक अलग सी अनुभूति करना कि उसके अंदर कोई एक भ्रूण जो है वो गतिशील हो गया है और गर्भ धारण करने के 4थे या 5वें महीने से प्रारंभ होता है। उससे पहले वो क्या होता है? एक भ्रूण होता है। इसीलिए मद्रास कोर्ट ने ऐसा किया था, ऐसा डिसीजन दिया था। अब 312 से हम चलते हैं आगे। आगे कहाँ चलना है? 313 पे। तो स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात भारतीय दंड संहिता की धारा 313 में प्रावधान करती है। यदि स्त्री की सहमति के बिना कोई व्यक्ति उस स्त्री का गर्भपात करवाता है तो वो आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भी भांति से कारावास से 10 वर्ष की अवधि होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी देना होगा। इसमें वाद लिखना मोइनुद्दीन कुट्टी हाजी बनाम कुन्ही कुटैया। ये इसके बाद में न्यायालय ने कहा कि 313 में केवल गर्भपात कराने वाले को ही दंडित किया जा सकेगा, क्योंकि गर्भपात संबंधी गर्भवती स्त्री की सहमति नहीं ली गई है, इसलिए उसकी इच्छा के विरुद्ध किया गया, इसलिए उसको सज़ा नहीं दी जाएगी। इसके बाद है धारा 314 गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा कारित मृत्यु। अब इसमें क्या होता है? जो कोई गर्भवती स्त्री का गर्भपात करने के लिए कोई ऐसा काम कर देता है जिससे उस स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो दोनों ही बातें उसको कारावास होगा। एक तो गर्भपात हुआ और उसके बाद उस स्त्री की मृत्यु भी हो गई तो इसको 10 वर्ष की सज़ा होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी होगा। अब यदि ये कार्य स्त्री की सहमति के बिना किया जाए तो ये आजीवन कारावास हो जाएगा और दंड तो मिलेगा ही उसमें, आजीवन कारावास। इसमें आपको क्या करना है कि अपराधी जानता है कि उस कार्य करने से वो बच्चा भी मरेगा और स्त्री भी मर जाएगी, तब तो उसको 10 साल की सज़ा होनी ही होनी है। इसके बाद आता है धारा 315
शिशु का जीवित पैदा होना रोकना या जन्म के बाद उसकी मृत्यु करने के लिए ऐसा किया गया कोई कार्य। अब ऐसा कोई कार्य किया जाता है जिससे गर्भस्थ शिशु जो है वो जीवित जन्म ना ले पाए, मतलब पेट में ही मर जाए, और जन्म ले भी तो मृत्यु, मरा हुआ बच्चा पैदा हो, और अगर जन्म ले ले तो जन्म के बाद उसकी मृत्यु हो जाए, तो ऐसा काम क्या होगा, दंडनीय अपराध होगा। और दोनों में ही उसको कारावास की सज़ा मिलेगी जो कि 10 वर्ष की होगी, और दोनों में ही उसको जुर्माना दिया जाएगा क्योंकि उसने क्या किया है, एक वध किया है। अब इसमें आप अगर धाराओं के साथ ऐसा वर्णन करते हैं ना तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। धारा 315 के बाद आएगा धारा 316। ऐसे कार्य द्वारा दो आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है और किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कर दे। अगर कोई ऐसा कोई कार्य करता है, ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न कर देता है कि यदि इससे मृत्यु हो जाए तो ये आपराधिक मानव वध का दोषी होगा। अगर उसके कार्य द्वारा किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु हो जाए तो दोनों में ही उसको कारावास मिलेगी, इसकी अवधि 10 वर्ष होगी, दंडित किया जाएगा, जुर्माना होगा। अब इसमें एक दृश्य सोचिए कि कौ जो है ये जानता है कि गर्भवती स्त्री की मृत्यु हो सकती है तो भी ऐसा कार्य करता है, और यदि उससे उस स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो वो आपराधिक मानव वध के श्रेणी में आ जाएगा और उस स्त्री को क्षति होती है पर उसकी मृत्यु नहीं होती है। लेकिन अजात सजीव शिशु की मृत्यु हो जाती है जो उसके गर्भ में है, तो इस धारा में परिभाषित अपराध का दोषी है कौ। दोनों ही कोशिश, उसकी स्त्री को मारने की भी कोशिश हुई, बच्चे को भी मारने की कोशिश हुई। हो सकता है स्त्री मर जाए और हो सकता है स्त्री की कंडीशन खराब हो जाए लेकिन बच्चा मर जाए, दोनों में ही वो अपराध का दोषी है धारा 316 के तहत, क्योंकि ये मानव वध की कोटि में आ जाता है, इसलिए उसको सज़ा होगी 10 साल की और जुर्माना भी। अब 317 क्या कहता है कि शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु को आरक्षित डाल दिया जाए या परित्याग कर दिया जाए। मान लीजिए कोई 12 वर्ष से कम आयु का शिशु का पिता या माता होते हैं या ऐसे शिशु की देखरेख का भार रखते हुए शिशु को पूर्णतः छोड़ देते हैं, परित्याग कर देते हैं और उस शिशु को किसी स्थान पर छोड़ आते हैं, तो दोनों में ही उसको कारावास होगी 7 वर्ष की और जुर्माना देना होगा। दंड, इसमें दंड भी मिलेगा। और यदि शिशु को कहीं भी ऐसे छोड़ देने से वो मर जाए, मतलब अगर उसको बारिश में कहीं छोड़ दिया जाए या उसको त्याग दिया गया, कहीं भी छोड़ दिया गया, इस स्थिति में वो बच्चा जो है वो मर जाता है, तो ये हत्या या आपराधिक मानव वध का अपराधी हो जाएगा कि इस धारा में नहीं है। अब इसके बाद आएगा धारा 318, मृत शरीर के गुप्त बयान द्वारा जन्म छिपाना। जो कोई किसी शिशु के मृत शरीर को गुप्त रूप से गाड़ देता है, उसको कहीं छुपा देता है और शिशु की मृत्यु उसके जन्म से पहले या उसके जन्म के बाद हुई या जन्म के दौरान हो गई, ऐसे शिशु के जन्म को छुपाया जाएगा या छिपाने का कोशिश किया जाएगा, तो दोनों में ही उसको कारावास होगी जो कि 2 साल की होगी और जुर्माना देना पड़ेगा। अब यहाँ पर लास्ट में आप लिखिएगा, एक स्त्री है जो 6 महीने के नवजात शिशु की माँ थी और अपने बच्चे को एक अंधी स्त्री के संरक्षण में दे दिया और ये कह के छोड़ दिया कि वो जल्दी ही वापस आ जाएगी, तो इसमें इसका मतलब है कि कभी वापस लौटने का नहीं था। उसने बोला कि जल्दी ही वापस लौट आएगी और वो फिर कभी वापस नहीं लौटी। तो इससे क्या पता चले कि धारा 317 के अंतर्गत वो दंडनीय नहीं है, क्योंकि इसके लिए आवश्यक है कि शिशु को आरक्षित छोड़ दिया गया हो, वो किसी को बता करके छोड़ी है। कल आईपीसी के धारा 312 से 318 में जो प्रावधान दिए गए हैं उसका मेन मोटिव या उद्देश्य ये है कि शिशु वध पे रोक लगाया जा सके, समाज में जो ऐसे क्राइम हो रहे हैं ना उसको रोका जा सके, इसलिए इतने स्ट्रिक्ट दंड और जुर्माने का इसमें प्रावधान किया गया है। और ये धारा ऐसे मामलों में लागू होती है जिसमें शिशु के शरीर को गुप्त रूप से छुपा दिया जाता है, उसके जन्म को छुपाया जाता है, उसके मृत शरीर को कहीं गाड़ दिया जाता है, और ऐसा शिशु की मृत्यु के जन्म से पहले, शिशु की मृत्यु के बाद, शिशु के जन्म होने के दौरान, तीनों ही सिचुएशन में करने की कोशिश की जाएगी अगर, तो उसमें दंड का प्रावधान किया गया है। इसलिए हमें क्या 312 से 318 को स्टेप वाइज याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है, अगर हम धाराओं के साथ आंसर लिखते हैं ना तो फैक्ट और कंसेप्ट दोनों का मिक्सचर जो है वो हमारे आंसर को कंप्लीट कर देता है। अब आपको ये एक बार रिवीजन करना है, इसका एक स्ट्रक्चर तैयार करना है और स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद आप कोई केस स्टडी लिख सकते हैं या फिर आप दृश्य के थ्रू आप अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उदाहरण दे करके, या ए और बी करके भी आंसर लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको केस का नाम अच्छे से याद हो तो ही इसका आंसर कंप्लीट होगा। कई बार क्या होता है कि हम कई चीज़ें पढ़ के जाते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में उतनी चीज़ें याद नहीं आती हैं, तो हमें एक सप्लीमेंट के तौर पर इस चीज़ के लिए भी तैयार होना चाहिए। अब आपको इसमें कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह गया होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियो अपडेट की नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए।
और सारे क्लासेस चैनल के प्लेलिस्ट पे उसको जाकर विजिट करिए। आपको सेकंड सेमेस्टर एलएलबी के सारे क्लासेस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको उसको ध्यान से सुनना और स्ट्रक्चर बनाना।